हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम कूलॉम का नियम, बायो-सावर्ट का नियम और किरचॉफ का नियम करने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स आपने ये कर लिया ना तो आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कूलॉम का नियम। तो देखिए, कूलॉम का नियम क्या होता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से देखिए, कूलॉम का नियम क्या होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए दो स्थिर बिंदु आवेश है, एक है Q1 और Q2। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लाइन खींच दी है। ठीक है, अब इनके Q1 और Q2 आवेश के बीच की दूरी क्या होगी, R होगी। और यहाँ पर जो Q1 आवेश है हमने यहाँ पर A नाम रख दिया और Q2 आवेश के यहाँ पर हमने B नाम रख दिया। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि कूलॉम का नियम क्या है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए बल किसके समानुपाती है, ये है Q1 और Q2 के, क्योंकि लिखा है ना उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि F समानुपाती है Q1 इंटू Q2 के और F व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। तो आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि F समानुपाती है Q1 इंटू Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। ठीक है, अब हमने जो समीकरण 1 और 2 मानी थी तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1 व 2 से। तो जब हमने समीकरण 1 और 2 ली तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पर था समानुपाती का साइन था, जब हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर K आ गया तो Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और K क्या है, यहाँ पर K है यहाँ पर कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/4πε0। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर कूलॉम का नियम, ये फाइनल सूत्र है हमारा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और हम जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और देखिए, जहां पर एप्सिलॉन क्या निर्वात की वैद्युशीलता है, और आप चाहे तो इसमें उसका मान भी रख सकते हैं। 1/4πε0 का मान क्या होता है, 9×10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। क्या होता है इसका मान, 9×10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। और एप्सिलॉन का मान क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपको बस क्या बात ध्यान रखनी है, इसमें आपको ध्यान रखना है दो बातों का। वो दो बात क्या है, एक तो F सबसे पहले ये क्या है, ये दो बिंदु आवेश है। ठीक है, इन दो बिंदु आवेशों का क्या है कि ये Q1 है और ये Q2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है, R है। इसका हमने नाम A रख दिया और इसका हमने नाम B रख दिया। ये तो डायग्राम था। अब दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें दो बात, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। तो जब आप ये दोनों सूत्र एक साथ लेंगे, यानी कि समीकरण 1 और 2 को करेंगे, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब हम बराबर करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट हो जाएगा। वो कांस्टेंट होगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यही हमारा कूलॉम का नियम है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम बायो-सावर्ट का नियम। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं बायो-सावर्ट का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा। देखिए, बायो-सावर्ट का नियम क्या होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, किसी धारावाही चालक AB के एक अल्पांश डेल्टा L के द्वारा किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B निम्न बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले हमें क्या समझना है, सबसे पहले हमें समझना है ये डायग्राम। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे एक धारावाही चालक तार। तो हमने ये एक धारावाही चालक तार ले लिया। अब इसका हमने नामकरण कर दिया, इसका नाम हमने ये रख दिया और इसका नाम हमने B रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक धारावाही चालक तार ले लिया और इसका नाम हमने ये रख दिया और इसका नाम हमने B रख दिया। ठीक है, अब इस धारावाही चालक तार में हम लेंगे एक अल्पांश दूरी, अल्पांश यानी कि कम दूरी। हमने ये अल्पांश दूरी ले ली जिसका नाम हम रखेंगे डेल्टा L। ठीक है, इस अल्पांश दूरी से कोई बिंदु P है, यहाँ पर कोई बिंदु P है, इस अल्पांश दूरी से कोई बिंदु P है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। कोई बिंदु P है,
जहां पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निकालना है। अब इस अल्पांश दूरी से बिंदु पी के बीच की दूरी क्या होगी, ये होगी आर। ठीक है, और इसके बीच का कोण क्या होगा, इसके बीच का कोण होगा थीटा। और इसमें क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित होती है, धारा यानी कि आई धारा बह रही है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक धारावाही चालक तार ले लिया जिसका नाम हमने ए बी रखा है। अब हमने क्या करा, अब इस धारावाही चालक तार में हम लेंगे एक अल्पांश दूरी, हमने एक अल्पांश दूरी ले ली, इतनी ले ली, जिसका नाम हमने रखा डेल्टा एल। अब इस अल्पांश दूरी से कोई बिंदु पी है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निकालना है। ठीक है, अब इस अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी क्या है, आर है, और इसके बीच का कोण क्या है, थीटा है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आपको इसमें बस 2-4 बात का और ध्यान रखना है कि डेल्टा बी समानुपाती किसके है, आई के, धारा के, और डेल्टा बी समानुपाती किसके है, डेल्टा एल के, और डेल्टा बी समानुपाती किसके है, कोण की ज्या के यानी कि साइन थीटा के, और डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती किसके है, आर स्क्वायर के। ये 4 बात आपको ध्यान रखनी है। बस यही हमारा बायो सावर्ट का नियम है। अब आप क्या करेंगे, इन चारों को मिला देंगे तो हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको, ये क्या है अनुपात में, ये है, ये समानुपाती है, तो जब हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो वो कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये ऐसा कैसे रहेगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं बायो सावर्ट का नियम। तो हम यहाँ पर लिखते हैं किसी धारावाही चालक ए बी के एक अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। क्या होता है, किसी धारावाही चालक ए बी के एक अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, फर्स्ट केस में चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी जो होता है चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती किसके है, आई के। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक के उस अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती है डेल्टा एल के। इसके बाद हम करते हैं चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को उस बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती किसके, साइन थीटा के। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बिंदु पी के अल्पांश से दूरी आर के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती किसके, आर स्क्वायर के। अब हम क्या करेंगे, इन चारों नियम को मिला देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती है आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये यहाँ पर है समानुपाती में यानी कि अनुक्रमानुपाती में। तो जब हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो यही कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ये हो जाएगा डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बायो सावर्ट का नियम। अब देखते हैं हम किरचॉफ का नियम क्या है। तो ये हमारा किरचॉफ का नियम। अब देखिए किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे, किरचॉफ ने दिए थे 2 नियम। पहला नियम था जिससे धारा का नियम या संधि का नियम कहते हैं, और दूसरा नियम था वोल्टा का नियम जिसे बंदपाश का नियम भी बोल देते हैं। तो देखिए किरचॉफ का ये प्रथम नियम है, हम यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे प्रथम नियम, जिससे हम लिखेंगे धारा का नियम या संधि का नियम भी बोल देते हैं। ठीक है, अब हम इसमें लिखते हैं किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोई बिंदु है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये संधि आकर के मिल रही है। ठीक है, ये यहाँ पर संधि आकर के मिल रही है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या हो रही है, ये संधि की ओर आ रही है, यानी कि ये इसके पास आ रही है और ये इसके पास आ रही है, ये भी इसके पास आ रही है क्योंकि ये एरो है। और ये क्या हो रहा है, ये इससे दूर जा रही है, संधि से दूर जा रही है, ये भी दूर जा रही है और ये भी दूर जा रही है और ये भी दूर जा रही है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर नोट करके एक बात लिखी है मैंने कि संधि की ओर आने वाली रेखाएं क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, यानी कि जो संधि की ओर रेखाएं आ रही है ये क्या है, ये धनात्मक है। लेकिन ये दूर जा रही है तो ये क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो ये बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि संधि के दूर जाने वाली रेखाएं ऋणात्मक होती है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छी से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आपको अगर बोर्ड में ये आ जाए किरचॉफ का नियम तो आपको ये डायग्राम भी जरूर बनाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए ये I1 क्या है, संधि के पास आ रही है तो I1 अब आ जाएगा प्लस। अब I2 क्या है, ये संधि से दूर जा रही है तो जाएगा प्लस माइनस I2। अब प्लस करेंगे, ये I3 क्या है, संधि से दूर जा रही है
प्लस। इसी प्रकार I4 क्या है, ये भी संधि से दूर जा रही है इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। और ये I5 क्या है, ये भी संधि से दूर जा रही है, लेकिन I6 और I7 क्या है, ये संधि की ओर आ रही है इसलिए प्लस में होगा, इजिकल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I6 प्लस I7 इजिकल टू में क्या हो जाएगा, I2 यहाँ पर चला जाएगा क्योंकि माइनस का आ जाएगा, I3 यहाँ पर चला जाएगा, I4 I5। तो ये हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब देखते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम को। अब ये किरचॉफ का द्वितीय नियम जिसे वोल्टा का नियम या बंधपाश का नियम भी बोल देते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंधपाश के विभिन्न भागों में बहने वाले धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणित योग उस पाश में लगे विद्युतवाहक बल के बीजगणित योग के बराबर होता है। फिर से देखिए, किसी वैद्युत परिपथ में किसी बंधपाश प्रत्येक बंधपाश के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणित योग उस पाश में लगे विद्युतवाहक बल के बीजगणित योग के बराबर होता है। यानी कि ये बात यहाँ पर बोली गई कि सिग्मा आई आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ई के। अब देखिए, अब ये डायग्राम, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर I1 है, सॉरी E1 है, और यहाँ पर प्रतिरोध है R1 R2 R3। अब इसमें क्या है, इसमें धारा बह रही है, और धारा कैसे बह रही है, इसमें धारा इस प्रकार बह रही है, यहाँ से जाएगी, ठीक है, यहाँ से जाती 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 यहाँ पर, और ये धारा क्या हो रही है, यहाँ पर विपरीत दिशा में जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बंधपाश 1 मानेंगे, इसको मानेंगे बंधपाश 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बंधपाश 1 के लिए, ठीक है। तो बंधपाश 1 के लिए हम क्या करेंगे, अब धारा कैसे जा रही है, धारा जा रही है इधर की साइड, तो I1 इंटू R1 अब हो जाएगा माइनस। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो हम क्या करेंगे, हम पहले बंधपाश के लिए ले रहे हैं, तो ये धारा ऐसे जाकर ये इधर की तरफ नहीं जा रही है, इधर की तरफ जानी चाहिए थी, तो यहाँ पर आ जाता प्लस, लेकिन ये जा रही है विपरीत दिशा में। तो ये जो धारा विपरीत दिशा में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, -I2 इंटू R2 इजिकल टू में क्या हो जाएगा, इजिकल टू में E1 माइनस E2। ठीक है, ये हो गया पहले बंधपाश के लिए। अब दूसरे बंधपाश की बात आती है, तो दूसरे बंधपाश में क्या हो जाएगा, यहाँ पर I2 इंटू R2। अब ये धारा क्या है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का साइन, तो प्लस हो जाएगा I3 इंटू R3 इजिकल टू, अब यहाँ पर जो विद्युतवाहक बल है वो 1 है, तो हम यहाँ पर करेंगे E2, तो ये हो जाएगा I2 इंटू R2 प्लस I3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इंटू R3 इजिकल टू E2। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो इस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। और फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आपको क्या करना है, आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।